तो ट्विन पैराडॉक्स इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये एक आप समझ लें कि पॉपुलर टॉपिक है जिसमें जो रिलेटिविटी ऑफ टाइम है, ये टाइम रिलेटिव है फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, टाइम इंटरवल की मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट होगी। और इस कॉन्सेप्ट को एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से, एक ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट से सामने लाना जो पब्लिक के लिए इजी हो, तो वो एक ट्विन पैराडॉक्स की सूरत में है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे रिलेटिविटी ऑफ टाइम इंटरवल वो इंटर होती है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हमें ये समझना है कि पैराडॉक्स किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ पैराडॉक्स। अगर आप पहले पैराडॉक्स की मीनिंग को समझ लें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ट्विन पैराडॉक्स किसे कहते हैं और फिर उसकी रेजोल्यूशन कैसे होती है। तो पैराडॉक्स बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट होती है या एक ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है कि जो कि सेल्फ कंट्राडिक्टरी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है, वो आपस में ही उसमें तजाद होता है, सेल्फ कंट्राडिक्टरी से कहते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ टू स्टार्ट विद, कि एक सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या होगी। आप यहाँ पर मैं आपके सामने एक दो सेंटेंसेस रख रहा हूँ। अगर आप इस स्क्वायर बॉक्स में देखें, इस रेक्टेंगल में देखें, तो लेफ्ट साइड पे एक सेंटेंस लिखा है कि सेंटेंस ऑन राइट इज़ रॉन्ग, कि राइट की तरफ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो गलत है। अब अगर हम जाएं और राइट के ऊपर देखें तो जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि द सेंटेंस ऑन लेफ्ट इज़ करेक्ट। अब ये वाला सेंटेंस, ये वाला बॉक्स ये कह रहा है कि वो ठीक है, वो गलत है, ठीक है, लेकिन जब वहाँ कर पढ़ें तो वो ये कह रहा है कि ये ठीक है। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं कि जो आपस में सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। ये एक दूसरे को, अगर ये ठीक है तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता, और अगर वो ठीक है तो फिर ये ठीक नहीं हो सकता। तो अपेरेंटली आपने देखा कि इन दो स्टेटमेंट्स के अंदर एक कंट्राडिक्शन है, ये दोनों एक वक्त में ठीक नहीं हो सकती। इसको हम जनरली पैराडॉक्स कहते हैं। अब ये पैराडॉक्स जो है वो जिस तरह इन स्टेटमेंट्स में है, इसी तरीके से ये ऑब्जर्वेशंस में भी हो सकता है कि अपेरेंटली आपको लग रहा हो कि ये तो एक गलत काम हो रहा है, एक स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपस में कंट्राडिक्टरी हैं, या ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। लेकिन अगर आप उसको फिर गौर से देखें तो बाज़ औक़ात वो पैराडॉक्स जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, और उसमें आपको जो करेक्ट मीनिंग है या वो जो इनकन्सिस्टेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। तो सिमिलर पैराडॉक्स जो है वो रिलेटिविटी में बहुत सारे पैराडॉक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, एक नहीं है, बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं, और बारी बारी हम उनको देखेंगे। लेकिन इनमें से जो पहला पैराडॉक्स है और मशहूर पैराडॉक्स है वो ट्विन पैराडॉक्स है। तो अब देखते हैं कि ट्विन पैराडॉक्स है क्या और उसमें फिर पैराडॉक्स क्या है, यानी इनकंसिस्टेंसी क्या है, कहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन में या अंडरस्टैंडिंग में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की अंडरस्टैंडिंग में एक इनकंसिस्टेंसी आती है। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं इस सेंटेंसेस की तरह जो आपस में इनकंसिस्टेंट हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्विन पैराडॉक्स क्या है। तो ट्विन पैराडॉक्स में हम दो ट्विन्स लेते हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, यानी हर लिहाज से आइडेंटिकल हैं, बायोलॉजिकली भी आइडेंटिकल हैं, एज के हिसाब से आइडेंटिकल हैं, शेप के हिसाब से आइडेंटिकल हैं, कंप्लीटली आप समझ लें कि क्लोन हैं एक दूसरे के मुकम्मल तौर पर। इसलिए हम ये एजम्पशन ले रहे हैं कि कोई इसमें ऐसी जहन में ऐसी बात ना रहे कि इस किसी एक वजह से हुआ है, तो हम बाकी सारी रीजंस को ख़त्म करके उनको आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं ट्विन पैराडॉक्स। तो एग्जैक्टली 100% सेम ट्विन, बल्कि मुझे अब इसको कहना चाहिए कि क्लोन पैराडॉक्स, ये क्योंकि दोनों को एक तरह से क्लोन कर लें तो वो दो क्लोन्स हैं एक तरह से समझें तो, यानी रेप्लिका हैं, एग्जैक्ट कॉपी हैं एक दूसरे की, वो वहाँ पर मौजूद है। तो जो ट्विन पैराडॉक्स है, और ये दोनों सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर है, ठीक है। तो मैंने इस पैराडॉक्स को थोड़ा सा स्कीमेटिकली बनाने की कोशिश की है, डायग्रामेटिकली, कि ये किस तरह आप इसको परसीव कर सकते हैं। अब हमारे पास फ़र्ज़ करें कि दोनों जो हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हैं, ठीक है। ये ए है, ये
ट्विन 1 है और बी जो है वो ट्विन 2 है, दो ट्विन है और ये 100% एक जैसे हैं और ये सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर मौजूद है। अब होता ये है कि इनमें से एक डिसाइड करता है कि मैंने एक डिस्टेंट गैलेक्सी को जाना है, यानी बहुत दूर जाना है, ठीक है। और जाहिर बात है कि उसको बहुत दूर जाने के लिए एक स्पेसशिप की ज़रूरत होगी और उस स्पेसशिप में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो बहुत हाई स्पीड के साथ, यानी ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, वो ट्रेवल कर सकती है। तो इनमें से जो बी है उसने डिसाइड किया है कि उसने एक बहुत ही डिस्टेंट गैलेक्सी को ट्रेवल करना है, राइट। अभी तक इसमें यानी आपको पैराडॉक्स नहीं है, अब पैराडॉक्स सामने आएगा कि एक्चुअली पैराडॉक्स है क्या, लेकिन पहले हम फिनोमिना को समझ लें और फिर हम उसमें देखेंगे कि इनकंसिस्टेंसी कहाँ है और पैराडॉक्स कहाँ है। तो इनमें से एक ट्विन जो है वो लेट्स से बी, वो ये डिसाइड करता है कि वो स्पेसशिप में बैठकर डिस्टेंट गैलेक्सी को चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा और उसकी स्पीड फॉर एग्जांपल 0.99 c है, यानी वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। इतनी हाई स्पीड रखने की वजह यही होती है कि वो जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स हैं वो आपको इजीली नज़र आएँ, कैलकुलेशन में भी और वैसे भी। तो ये ट्विन बी जो है इट मूव्स अवे, इट गोज़ अवे, वो चला जाता है। अब हमारे पास, जैसे आपको पता है कि अगर हमारे पास अब दो ऑब्जर्वर्स हैं, ये ट्विन्स खुद से दो ऑब्जर्वर्स हैं, एक ऑब्जर्वर ए है और एक ऑब्जर्वर बी है और इनमें से एक मूविंग है और एक रेस्ट पे है, ठीक है। और ये भी हमें पता है कि इसमें जो मोशन हम लेते हैं वो रिलेटिव मोशन लेते हैं, यानी रिलेटिव मोशन है। ये डिपेंड करता है कि आप किसको मोशन में ले रहे हैं, किसको रेस्ट पे ले रहे हैं, ठीक है। जब मोशन रिलेटिव हो जाती है, रिलेटिविटी में याद रखें कि किसी एक ऑब्जर्वर की मोशन पे बात नहीं होती, ये दो ऑब्जर्वर्स के दरमियान रिलेटिव मोशन के ऊपर बात होती है, राइट। बहरहाल ट्विन बी जो है वो ट्रेवल किया है और डिस्टेंट गैलेक्सी को विद स्पीड ऑफ विद अ वेरी हाई स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट किया है। अब जो ट्विन ए है, जाहिर बात है वो अपने आप को रेस्ट पे समझ रहा है, क्योंकि वो अर्थ पे है, वो अपने आप को रेस्ट पे समझ रहा है और ऑब्जर्वर बी को मूविंग समझ रहा है, तो उसके लिए वो मूविंग क्लॉक है। ऑब्जर्वर बी के साथ जो क्लॉक है वो मूविंग है, इसलिए वो डायलेट करेगी, वो स्लो क्लिक करेगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर बी है उसके पर्सपेक्टिव से आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर बी देखेगा कि मैं तो रुका हुआ हूँ, एक्चुअली अर्थ जो है वो रिसीड कर रही है इन नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो मैं तो रेस्ट पे हूँ, मैं तो नहीं जा रहा, लेकिन अर्थ मूव कर रही है, तो उसके लिए एक ही जो क्लॉक है वो मूविंग होगी या डायलेट करेगी या स्लो क्लिक करेगी, राइट। तो ये अब सिनारियो बन गया है। अब ऑब्जर्वर बी जो है या ट्विन बी जो है वो मूव उसने किया है और डिस्टेंट गैलेक्सी को चला गया है, ठीक है। अब दो क्लॉक्स यहाँ पर अगर हम, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास दो क्लॉक्स हैं। अब ट्विन बी वापस भी आएगा, वो ट्विन वहाँ पर जाता है गैलेक्सी के ऊपर, लेट्स एंड्रोमेडा पे गया है या किसी और भी दूर गैलेक्सी पे गया है, बहुत दूर भी जा सकता है ना, और वहाँ पर वो रुका है, कुछ टाइम गुजारा है, वटेवर। ये एक हाइपोथेटिकल या सिनारियो है, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा करना मुमकिन भी हो, लेकिन वो वापसी करता है, उसको वापस आना है और वहाँ से जब वो वापस आता है ज़मीन के ऊपर दोबारा उसी स्पीड से, तो यहाँ पर जब वो दोबारा अपने ट्विन से मिलता है तो ये मैंने देखें सर्कल से शो किया कि अब ये सर्कल बड़ा हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि टाइम किसके लिए डायलेट किया है, ठीक है, टाइम किस पे फास्ट गुजरा है और किसके लिए डायलेट किया है। अब ये जो ट्विन बी आता है, अब इन दोनों के पास वॉचेस है, इसकी भी वॉच है और उसकी भी वॉच है, ठीक है, दोनों के पास अपनी क्लॉक्स है, अपनी क्लॉक्स के ये मेजरमेंट कर रहे हैं। जो ट्विन ए है, जो ट्विन बी गया है, ठीक है ना, ये उसको देखता है, तो इसके लिए तो ट्विन ए के लिए जो ज़मीन पे खड़ा है, अर्थ पे रेस्ट पे है अपने फ्रेम में, तो ट्विन बी की क्लॉक उसके लिए स्लो क्लिक करती है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ज़मीन पे है उसकी एज जो है वो तेज़ी से गुजर रही है, इवन बायोलॉजिकल एज वो तेज़ी से गुजर रही है, और जो ट्विन बी है वो स्लो डाउन है। अब जब ये वापस आएगा, ट्विन बी जब वापस आएगा और इन दोनों की दोबारा मुलाकात होगी, तो ट्विन ए जो है वो उसकी उम्र तेज़ी से गुजरी है, क्योंकि इसकी क्लॉक तो प्रॉपर क्लॉक थी या फास्ट क्लॉक समझ लें, और ट्विन बी जो है उसकी क्लॉक स्लो क्लॉक थी, वो गुजर नहीं रहा था उस पे वक्त। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ क्लॉक नहीं गुजर रही थी, सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, उसकी शेप, उसकी एज, वो सारी नहीं गुजर रही थी। तो ट्विन ए देखेगा
कि ऑन रीयूनियन जब ये दोबारा मिलेंगे तो ट्विन ए की उम्र बढ़ चुकी होगी, वो बूढ़ा हो चुका होगा, और ट्विन बी जो है वो अभी तक यंग है। इसके देखें सर्कल छोटा है और इसका सर्कल बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट है, यहाँ से पैराडॉक्स है। अब कहने की तो ट्विन ए के लिए ट्विन बी की क्लॉक डायलेटेड है, इसलिए ट्विन बी की एज कम होगी। लेकिन हम उल्टा भी तो देख सकते हैं, क्योंकि ये तो रिलेटिव मोशन है, यानी ऐसे भी तो हो सकता है कि ट्विन बी कहे कि मैं तो रेस्ट पे था, मूव तो ये कर रहा था, ट्विन ए कर रहा था, इसलिए मेरी उसको ट्विन बी ऑन रियूनियन, ट्विन बी जो है वो बूढ़ा हो चुका होगा रिलेटिवली, और ट्विन ए जो है वो कम उम्र का होगा। तो अगर आप पहले पर्सपेक्टिव में देखें, ट्विन ए की जो मेजरमेंट्स हैं तो उसके लिए ट्विन बी की क्लॉक जो है वो डायलेट कर रही है, लेकिन ट्विन बी के लिए ट्विन ए की क्लॉक डायलेट कर रही है। वही पैराडॉक्स बन गया ना। ये अब मिलेंगे तो जाहिर बात है रियलिटी तो ऐसे नहीं होगा, एक बूढ़ा होगा, एक बूढ़ा नहीं होगा, एक कम उम्र का होगा, जवान होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या होगा, कौन सी वाली बात सही है, क्या ट्विन ए की बात सही है या ट्विन बी की बात सही है? ये पैराडॉक्स है, इसे कहते हैं ट्विन पैराडॉक्स। अब इसमें क्या ये वाकई इनकंसिस्टेंसी है थ्योरी में? क्या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाकई इनकंसिस्टेंट है? वो इसका जवाब नहीं दे सकती, या हमारे समझने में कोई गलती है, या हमने प्रॉब्लम को सही तरीके से समझा नहीं है। अगर हम प्रॉब्लम को समझे तो ये पैराडॉक्स वाकई अभी परसिस्टेंट है या ये हल हो गया। तो फॉर्चुनेटली ये पैराडॉक्स जो है ये वाकई पैराडॉक्स है, और ये थ्योरी में इसकी कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। थ्योरी ठीक है, मसला जो है वो यहाँ पर बात चीज़ों को समझने का है। अगर हम उनको सही तरीके से समझ लें तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है, आप देखें कि जो ट्विन बी है, ठीक है, जो कि मूव किया है ट्विन बी, वो ये इसकी जो रेजोल्यूशन है, वो रेजोल्यूशन क्या है इसकी? जो ट्विन बी है ये जब मूव कर रहा था तो ये इनर्शियल फ्रेम नहीं था। क्यों? जब इसने टेक ऑफ किया तो उस वक्त तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी ना, उस वक्त तो एक्सेलरेशन था, जीरो से लेकर कुछ टेक ऑफ तो किया ना। चलो हम ये मान भी लें कि इस टेक ऑफ को आप निगलेक्ट कर दें, हम उस वक्त से देखते हैं जब ये बस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। लेकिन जब ये गैलेक्सी पे पहुंचा, डिस्टेंट गैलेक्सी पे जब पहुंचा, वहां तो रुका ना, और फिर वापस भी बढ़ा ना, तो चेंज इन डायरेक्शन हुआ ना, रिवर्स हुआ ना। जब रिवर्स हुई बात तो फिर तो चेंज इन डायरेक्शन या रिवर्स होने को भी तो एक्सेलरेशन है ना। तो बेसिकली ट्विन बी जो है जिस स्पेसशिप में बैठा हुआ है वो इनर्शियल फ्रेम है ही नहीं, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। ट्विन ए जो है, जो अर्थ पे है 100%, तो आइडियली तो ये भी इनर्शियल नहीं है, इसमें भी कुछ एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ये वेरी नियर अप्रॉक्सीमेशन, अच्छी अप्रॉक्सीमेशन में ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी स्पेशल रिलेटिविटी को अप्लाई करने का हक सिर्फ ट्विन ए को है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट टॉक्स अबाउट ओनली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सिर्फ ट्विन ए को है। ट्विन बी को तो इसका इख्तियार ही नहीं है, वो तो ये थ्योरी अप्लाई ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इसलिए रेजोल्यूशन ये है कि ट्विन ए जो कह रहा है वो ठीक है, और ट्विन ए क्या कह रहा है, यानी जैसे मैंने कहा कि ए कैन यूज रिलेटिविटी, बी कैन नॉट यूज रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्यों? ट्विन ए जो कह रहा है वो ठीक है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ट्विन बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। और ट्विन ए ये कह रहा है कि बी जब वापस आएगा तो वो यंग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक डिस्टेंट गैलेक्सी को मूव किया है और वो वापस आएगा तो उसकी क्लॉक डायलेट होगी, और जब वो अर्थ पे वापस आएगा तो यहाँ पर हो सकता है कि सदियाँ गुजर गई हों, और उसके लिए हो सकता है कि 10 साल भी ना गुजरे हो। वो हम फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। उससे आप टाइम कैलकुलेट कर सकते, टाइम इंटरवल, यानी जब इसने टेक ऑफ किया और जब वापस आया। ये दो इवेंट्स हैं, ये दो इवेंट्स हुए हैं ना, स्पेस टाइम में दो इवेंट्स हैं, और इन दो इवेंट्स के दरमियान जो टाइम है इंटरवल, वो आप दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए कैलकुलेट, डेल्टा टी नॉट प्रॉपर भी कर सकते हैं जो कि ए करेगा, और डेल्टा टी भी कर सकते हैं जो कि बी की क्लॉक से होगा, और उनको आप कंपेयर कर सकते हैं, और वो हम करेंगे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के अंदर। लेकिन बहरहाल ये एक मशहूर बात है
जिसमें एक पैराडॉक्स, इसके अलावा भी पैराडॉक्सेस हैं, वो भी हम देखेंगे जो लेंथ कंट्रैक्शन के साथ रिलेटेड हैं और चीज़ों के साथ रिलेटेड हैं। लेकिन ये पहला और मशहूर पैराडॉक्स है ट्विन पैराडॉक्स, जिसमें एक एपरेंट इनकंसिस्टेंसी अपीयर होती है कि अगर दो ऑब्जर्वर्स हैं तो वो तो रिलेटिव मोशन में है, तो अगर जो ए की बात ठीक है तो फिर बी की बात भी ठीक है, तो फिर कौन सा यंग है? दैट इज़ अ पैराडॉक्स, इनकंसिस्टेंट। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, A is correct, B is not correct because B is not an inertial frame of reference. वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसमें एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन के रिवर्सल की वजह से या वेलोसिटी में चेंज की वजह से, दोनों मौजूद हैं, तो वो तो रिलेटिविटी को अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ A अप्लाई कर सकता है। एंड इन दिस वे व्हाट वी गेट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द ट्विन पैराडॉक्स एंड वी सी दैट। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इट ओनली अप्लाइज टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अगर आप इसको नॉन इनर्शियल में ले जाएंगे यू गेट इनकंसिस्टेंट आंसर्स। ठीक है, तो पूछें अगर कोई क्वेश्चन है। सर ऐसे तो हम कह सकते हैं कि जो बी है वो इनर्शियल में था और अर्थ नॉन इनर्शियल में था, अर्थ उससे दूर जा रही है तो अर्थ एक्सेलरेटेड है। नहीं, असल में अगर आप देखें ना तो बी ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किया है, ए ने तो कभी नहीं किया, अर्थ ने कभी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं किया। तो ये जो पॉइंट है इसमें वो फिर बी जो है वो नॉन इनर्शियल है, वो गया है और फिर उसने वापस आया है ना, तो ये बात है। तो इसलिए बी जो है वो नॉन इनर्शियल है। ठीक है, और ठीक है जी, थैंक यू।